अब देखिए, ये जो पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं, जुलाई 2016 का सोशल वर्क का ये प्रश्न पत्र है आप लोगों के सामने, और द्वितीय प्रश्न पत्रों पर मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न कहता है कि वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में है, जैसे व्यवस्थित रूप से गठित का होना, ये सामाजिक समूह कार्य के पाठ के अंतर्गत आता है। विशेष उद्देश्य का शामिल होना भी होता है, व्यक्ति पर बल भी दिया जाता है। तो ये मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट ए है ये सत्य है, पॉइंट बी भी सत्य है, पॉइंट सी भी सत्य है। स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आ जाता है, ये बेसिकली असत्य स्टेटमेंट दिया गया है। कभी भी वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में संचालित होता है वो स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता, जब भी आता है तो टेक्निक, प्रविधि, प्रक्रिया इत्यादि के माध्यम से आता है। इसलिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव कर सकते हैं। ए, बी, सी जो ऑप्शन है तीसरा वाला, ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सामुदायिक संगठन में संचेतना उपागम है। संचेतना उपागम का जो आशय है बेसिकली जागृत करने की कंडीशन से, और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में संचालन होता है। तो समूह स्तर पर लोगों को संगठित करना बेसिकली इसके अंतर्गत संचालित किया जाता है। यदि यहाँ आप सभी लोग सोच रहे थे कि ग्रुप वर्क अगर होता, तो ग्रुप वर्क के अंतर्गत मैं आपसे बात करूँ, संचेतना शब्द को नहीं दर्शाता, ग्रुप वर्क में उनकी क्रियाओं को दर्शाता, और वो जब क्रियाएं को उपागम बनाता तो वहाँ पर आप लोगों के लिए सेवाएं ऑप्शन बनती, और नीति हो गया ऑप्शन बनता, अभ्यास आपके लिए ऑप्शन बन जाता। ठीक है, तो टोटली बेसिकली वहाँ पे प्रश्न और उसके ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं, है ना। यहाँ तो सही जवाब है सामुदायिक संगठन में संचेतना उपागम। ये जब भी संचेतना उपागम आता है तो बेसिकली मैं बात करूँ तो लोगों को संगठित करने से आता है, लोगों के कलेक्शन से। ऑप्शन तीसरा ही सही है। प्रश्न है कि परामर्श में कौन जो है निम्नलिखित में से कौन परामर्श के बारे में सही नहीं है, ये आपको ढूंढना है। परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि केवल मार्गदर्शन दिया जाता है। परामर्श में ये जरूरी नहीं है कि भाई कि उसे केवल मार्गदर्शन ही दिया जाए, है ना। आप उपकरण को लगाकर आप ये कह सकते हैं, तकनीक को लगाकर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, तकनीक हो गया, उपकरण हो गया, सिद्धांत हो गया, शिक्षण हो गया, वैज्ञानिक विधि हो गया, इन सभी चीज़ों को संचालित करके ही हम समस्या का समाधान करते हैं, है ना। तो व्यक्ति की समस्या के समाधान नहीं प्रदान, क्यों नहीं भाई, अगर आप परामर्श दे रहे हैं परामर्श में, तो सत्य बात है कि वहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो उसका समाधान ही होता है। और ये जरूरी नहीं केवल परामर्श दिया जाए, और भी टेक्निक हो सकती है ना। और खासकर परामर्श में व्यक्ति की समस्या का समाधान तो होता ही है भाई। काउंसलिंग हम किस लिए करते हैं बताइए जरा, समस्या के समाधान के लिए करते हैं ना। यस या नो प्लीज। यस सर। बिल्कुल। Yes, तो sir. परामर्श Yes, में sir. किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं प्रदान किया जाता है, यहाँ पे लिखा, और ये गलत लिख दिया यहीं पर। ठीक है, आगे फिर और गलत लिख रहा है कि बल्कि केवल मार्गदर्शन दिया जाता है ना। मार्गदर्शन ही नहीं दिया जाता, और भी चीज़ें दी जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे आप तुरंत सर्कल बनाइए। जो शब्द इसे नहीं शब्द मिले ना, तो आप वहाँ पे सर्कल बना लीजिए पहले, या तो अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपका जो फोकस रहे उन शब्द पर बराबर लगा रहे। ठीक है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी देखिए परामर्श के बारे में देखिए प्रोसेस है, जैसे हम समस्या का समाधान करते हैं, तो सत्य बात है अध्ययन, निदान, उपचार और जैसे मूल्यांकन और फॉलोअप मतलब अनुवर्तन जैसी प्रक्रिया का हम संचालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सत्य है। परामर्श के अगर हम बात करते हैं, देखो मैं बात बता रहा हूँ परामर्श के बारे में, सही बात ये 20 सेकंड है। परामर्श का लक्ष्य जो है व्यक्तियों की वर्तमान समस्याओं के समाधान में उसे सामर्थ्य बनाना होता है। बिल्कुल बात सही है। हमारा काम क्या है कि ताकि व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वो भावी जो आगे जो कार्य कोई तैयार किया जा रहा हो, भविष्य में जो भी कोई कार्य उसके सामने कोई समस्या वगैरह रिप्रेजेंट हो, ताकि उस समस्या का वो समाधान कर सके, अपने आप इंडिपेंडेंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। अतः आप कह सकते हो कि तीसरा वाला भी सत्य जवाब है परामर्श के पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर कहता है कि परामर्शदाता जो होता है, परामर्शी मतलब एक प्रकार से परामर्शी का मतलब होता है सेवार्थी। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, है ना, ताकि प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। सेवार्थी, आप यहाँ पे सेवार्थी नाम जो है नोट कर लीजिए। तो सेवार्थी को उसकी पसंद और योजना और जो है समायोजन संबंधी तथ्यों की व्याख्या करने की मदद करता है। बिल्कुल बात सत्य है यहाँ पर कि परामर्शदाता जो होता है सेवार्थी की उसकी पसंद और योजना और समायोजन के संबंध में व्याख्या करने में मदद करता है। ताकि देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेवार्थी को हमें उस तरीके की टेक्निक लागू करनी चाहिए ताकि सेवार्थी उस टेक्निक को कर सके, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सेवार्थी है, वो मान लीजिए जॉब कर रहा है, तो आफ्टरनून में उसके पास समय नहीं है ना, तो उसके पास समय इवनिंग टाइम में है, तो आप सेशन इवनिंग टाइम में दे सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है,
तो उस एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप टेक्निक लगा दीजिए या एक योजना बना लीजिए। जैसे मान लीजिए उसका फाइन मोटर डेवलप नहीं हो पा रहा, पेन सही तरीके से नहीं पकड़ पा रहा है, तो ग्रीपर का आप यूज़ करिए। जब आप ग्रीपर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने योजना बना लिया। ठीक है, तो समायोजन संबंधी तथ्यों की व्याख्या करने में मदद भी करता है। तो ये भी देखो सत्य जवाब है। प्रश्न में केवल ये पूछा गया कि बताइए कौन सा असत्य है, और मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि जो ऑप्शन नंबर पहला है वो आपका क्या है, असत्य है। तो आप लोग बताइए, अब ये प्रश्न समझ में आ गया? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिएगा। यस सर। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली क्या है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ना नहीं शब्द को ध्यान में नहीं देखा, और मेरे मस्तिष्क में कुछ और भी क्रियाएं चली थी बीच में। देखो 2-3 फ़ोन भी आ गए हैं ना, तो उस चीज़ों से थोड़ा सा एरर हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि अपने गणितीय माध्यम से यक्स के सभी मूल्यों के विचलनों का योग बताइए जरा, है ना। यक्स के सभी मूल्य, अब आप देखिए यहाँ पर यक्स है और ये वाई है। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में या सांख्यिकी शब्दों में। इसको बेसिकली जीरो कहा जाता है, इसको ओरिजिन नाम से हम लोग जानते भी हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग जानते हैं, है ना। अभी इस प्रक्रिया में बेसिकली जो यक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है वो बेसिकली स्वतंत्र शब्द आता है, उसको दर्शाया जाता है। वाई अक्ष पे जो दर्शाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर तंत्र शब्द को दर्शाते हैं। सवाल आपके सामने बड़ा आसान है कि अंकगणितीय माध्यम में जो एक्स बार है, हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे एक्स बार, तो वो बताइए क्या है, अधिकतम है, न्यूनतम है, शून्य है या एक है? शून्य सर, शून्य। शून्य है, बिल्कुल। यदि आपने इस सवाल का जवाब दिया है कि यक्स के सभी जो है मूल्यों के विचलनों के योग को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में, और आपने स्टेटमेंट में अगर कहा है कि शून्य है, तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप जो है सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर स्टेटमेंट जो आपका आया है वो सत्य स्टेटमेंट आप सभी के आए हुए हैं मेरे सामने। देखिए, कहने का आशय मेरा ये है, किसी दिए गए प्रेक्षण समूह में, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। प्रेक्षण समूह, देखिए मैं आपको बताऊंगा प्रक्षेपण क्या होता है, प्रक्षेपण क्या होता है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रक्षेपण समूह के उनके अंकगणितीय माध्य के विचलनों का जो योग होता है हमेशा शून्य होता है। फिर से सुनिए, दिए गए प्रक्षेपण समूह में उन समूहों के उनके अंकगणितीय माध्य के विचलनों में, डिवीजन में, उन विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। ऐसा इस गुण के कारण होता है कि अंकगणितीय माध्य को ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वा केंद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी माध्य से सकारात्मक विचलन का योग नकारात्मक विचलन के योग के बराबर होता है। तो बेसिकली जब सकारात्मक विचलन के योग की बात करेंगे, नकारात्मक विचलन के योग की बात करेंगे, तो उसके वो बराबर होता है। उन परिप्रेक्ष्य में बेसिकली ये शब्द दर्शाया जाता है ना। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं क्या आप लोगों को? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करेंगे तो मैं एग्जाम्पल भी देकर समझाऊंगा। चलिए, जैसे जब कोई समझ में ना आए शब्द ना, तो पूछा करें आप लोग कि मुझे एक बार, कभी कभी पूछ लेते हो आप लोग, मुझे मालूम है, कभी कभी नहीं पूछते हो, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने कहा कि यानी माध्य सकारात्मक विचलन का योग नकारात्मक विचलन के योग के बराबर। एग्जाम्पल में मैंने एक सवाल लेता हूँ आपके सामने। मैंने कहा कि 3, 4, 6, 8, 14, है ना। अब आपको क्या करना है, ये सवाल है। तो अंक गणितीय माध्य से विचलनों के योग जो होंगे, प्लीज़ एक बार शांति बनाए रखें आप लोग, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। यस प्लीज। तो यहाँ मैंने कहा कि अंकगणितीय माध्य से विचलनों का जो योग है वो सदैव, बेसिकली योग जो सदैव होता है वो शून्य होता है। और मैं आपको एक सवाल दिया तो आपने निकाला एक्स बार, तो आप दिए गए प्रक्षेपण में इनका क्या करते हैं, योग करते हैं। तो यहाँ अगर आपने 3 + 4 + 6 + 8 + 14, है ना, इसको आपने क्या किया, योग किया। बात को समझिएगा, है ना। तो देखिए बात यहाँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब दी गई संख्या कितनी है, दिए गए अंक यहाँ पे डिजिट कितने हैं क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए जो डिजिट हैं उन पे आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना। समझिएगा बात को, एक्स बार में, ठीक है।
यहाँ आपको 5 से डिवाइड करेंगे। अब इनको ऐड करिए ज़रा 3, और अगर मैं आपसे ऐड करवा रहा हूँ यहाँ पे तो बताइए ज़रा। ये देखिए आपका यहाँ जो है 14 और 6 जो होगा 20 हो जाएगा, और 8 12 और 15 आपका यहाँ पे बन जाएगा 35। 35 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने निकल के कितना आएगा? 7 आएंगे। अब देखिए 7 बेसिकली आपको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे यक्स को अगर हम डिनोट करते हैं जब, तो बेसिकली यक्स में आपको x1 और यक्स, या आप x1 मान लीजिए, या केवल यक्स करके आप यक्स बार को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब एक प्रकार का गुणनफल होता है, ये एक गुणनफल होता है। आपको 7 लाना है, तो 7 किस तरीके से आएगा? तो मैंने आपको कहा 3 जो है 3 - 4। अब देखिए यहाँ पे ये आगे संख्या जो प्लस होती है, अब ऐसा मत करिएगा आप लोग कि यहाँ प्लस और माइनस करके -1 लगाइएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। या आप हटा दीजिए माइनस को यहाँ पे, बशर्ते आपको यहाँ पे ऐसा एक समीकरण बनाना है कि जो 7 आए। दूसरा आपको, क्योंकि आप 7 आया है आपके सामने इसलिए मैं बना रहा हूँ। दूसरा आपका 4 3 का बनेगा 7, 6 और 1 का 7 बनेगा, है ना? 6 और 1 का 7 बनेगा। और किसका बन सकता है? अगर डिडक्ट के रूप में, अगर हम ये देखो, आप चाहो तो इसको प्लस करके रूप में दर्शा सकते हो, प्लस के रूप में, ठीक है। और माइनस के रूप में अगर मैं करूँ तो 8 - 1 हो सकता है, 14 - 7 भी हो सकता है ना? इन परिप्रेक्ष्य में जो है इसको दर्शाया जाता है। तो जैसे जो यहाँ पे दर्शाया गया है आपके सामने, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो 3 मैंने लिया है यहाँ से लिया है, ये जो 4 लिया है यहाँ से लिया है, ये जो 6 लिया है यहाँ से लिया है। बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैथ है बस, आगे भी ठीक हो जाएगा। आगे क्योंकि हम और संख्या लेते हैं ना, हमें देखो और भी होता है। अगर आप चाहो तो डिडक्ट करोगे, घटाओगे, 28 में से 14 जाएगा तो भी 7 देखने को मिलेगा। इस तरीके से सवाल, तो हम क्यों नहीं लिए उसको? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है वो, इसलिए नहीं लिए। ठीक समझ रहे हो ना मेरी बात को? 8 है यहाँ पे तो इसलिए हमने 8 लिया, 14 है इसलिए हमने 14 लिया। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? प्लीज़ एक बार इतना स्पष्टीकरण करें। हाँ, तो उसी में से हमें जो है डिडक्ट करने पर हमें 7 को लाना था, है ना? उसी में से हमें डिडक्ट करके ले आना था। अब देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक फार्मूला यहाँ पे और बनता है, वो बनता है सिग्मा का। सिग्मा का बनता है यक्स इंटरवेंशन, आई यहाँ पे दर्शाया था, माइनस यक्स का बार दर्शाया जाता है। अब अंतर कितने का बन रहा है आपके सामने? अंतर देखो, समान तो आपको यहाँ पे देखो 1 का अंतर ऊपर आ रहा है ना? इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, यही ना? यानी 1 का, 5 का और 7 का अंतर भी आ रहा है। इंटरवल्स, ये बेसिकली इंटरवल्स का एक पार्ट होता है। इंटरवल्स मतलब होता है अंतराल, कहने का मतलब अंतराल होता है यहाँ पे, है ना? अब माइनस अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर देखिए 7 दर्शाया गया है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे माध्य के बारे में विचलनों का योग हमें निकालना है, माध्य के बारे में विचलन का योग निकालना है, विचलन का योग, विचलन कितना आ रहा है बता सकते हो क्या आप लोग? यानी माध्य के सकारात्मक विचलन, सकारात्मक जहाँ प्लस है और नकारात्मक जहाँ नेगेटिव शब्द है, उनके विचलनों के योग के बराबर है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर ये देखिए प्लस का चिन्ह है, ये 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 प्लस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह आप बेसिकली जैसे यहाँ पे देखिए -1 का चिन्ह है, यहाँ पे दर्शाया गया है 1 में, -7 को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देखिए इनके बीच में जो अगर आ भी रहा है योग, मतलब इसके बराबर के, अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से विचलनों के योग के बराबर में, तो वो बेसिकली 7 आ रहा है ना? मतलब अंतराल जो दर्शाया जा रहा है वो 7 आ रहा है। तो निगेटिव वाले में भी और पॉजिटिव वाले में दोनों के विचलन जो है बेसिकली बराबर हो रहे हैं, दोनों के विचलन बराबर हो। इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि माध्य से सकारात्मक विचलन का योग और माध्य से ही, माध्य का मतलब x बार से ही,
ठीक है, नकारात्मक विचलन कि योग के बराबर होता है, ऐसा माना जाता है इन परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट बेसिकली जो जाएगा यहाँ पे यही सत्य माना जाएगा इन संदर्भ में। सर ये समझ में नहीं आया हमारे तो बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? अच्छा, तो सुनिए एक बार अच्छे से, एक बार जाते जाते लास्ट में मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। जैसे आपको मैं बता दूँ, किसी भी वितरण में, किसी भी वितरण का मतलब कोई जैसे अंकों की श्रृंखला में, वितरण का मतलब अंक प्रक्षेपण में 3, 4, 6, 8, 14, ये समझ लीजिए ये कोई वितरण दिया गया है। इनके लिए समांतर माध्य के विचलन का जो योग होगा, इनका जो प्लस बनेगा, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास जब x बार आ जाएगा, यहाँ पे जितनी संख्या दी गई है, मान लीजिए 35/5 आ रहा था, आपने डिवाइड किया तो 7 आया। अब ये 7 को आपको इससे आपको क्या करना है, इन परिपेक्ष इन नंबरों में ले आना है, इस नंबर में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि वेरिएबल, ये मान लो चर है, वेरिएबल है, चर है, चर का मतलब वेरिएबल, यदि चर के यक्स, यानी ये यक्स आया है ना आपके सामने, यही तो यक्स बार है, यक्स बार कितना है, 7 आया है। तो प्रत्येक यक्स के या वेरिएबल के प्रत्येक मान को एक स्थिर मान में बढ़ाया जाए या घटाया जाता है, या आप उसमें बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो प्रत्येक मान में, जैसे 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, 14 में, चाहे आप घटा रहे हो या चाहे आप बढ़ा रहे हो। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कह दिया तो आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, ठीक है। यहाँ से आप इसमें से जिस परिपेक्ष में आप लेना चाहते हैं, है ना, बढ़ाया जाए या घटाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त जो वेरिएबल्स होंगे वो समांतर माध्य उसी स्थिर मान से बढ़ता है या घटता है, उसी मान से घटेगा बढ़ेगा। यदि वेरिएबल के मानों को स्थिर मान से गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो स्थिर मान है, स्थिर मान यही है, ये स्थिर मान है, इनसे आपने यदि मान लीजिए गुणा कर देते हैं या विभाजित कर देते हैं, तो इस प्रकार का जो प्राप्त समांतर माध्य होगा वो वही होता है, प्रारंभिक समांतर माध्य के स्थिर मान से गुणा या विभाजित भी करता है। तो केवल इतनी बात यहां पे रखिए याद, मैथमेटिकल सवाल तो आने वाले आपके पेपर में नहीं है, कि माध्य के बारे में, ठीक है, माध्य के बारे में विचलन का जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। किसमें, माध्य में, किसमें होगा, माध्य में, और वो भी विचलन में, माध्य में विचलन का बीजगणितीय जो योग है वो शून्य है। वही सवाल यहाँ पर है कि यक्स के सभी जो है मूल्यों के विचलनों का योग जो दर्शाता है वो शून्य दर्शाता है। सर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का बीच का अंतराल बराबर ही होगा। हाँ बिल्कुल, चाहे आप बढ़ाएं चाहे आप घटाएं, बात वही है सर। तो इसीलिए शून्य हुआ यहाँ पर। ठीक है सर, आगे सर। आप बढ़ाएं या घटाएं तो बराबर ही होने वाला, बिल्कुल बात सही है। जी सर, जैसे तभी आपने, शून्य है। हाँ, एन अगर एनपीसी की बात करते हैं जब हम लोग, तो आपने सही जवाब दिया। यहाँ पे 1 2 3 है, और इधर भी मान लीजिए प्लस में है, ये माइनस में 1 2 3 है। अगर किसी संख्या को आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे 10 में से 5 इधर बढ़ाओगे, 5 इधर बढ़ाओगे, ठीक है, दोनों तरफ बढ़ाओगे, बिल्कुल बात सही आपने कहा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस और प्लस वाला पार्ट में भी ये संचालित होता है, और वहाँ पे जो भी योग बनेगा वो 0 का ही बनेगा। जी सर, जी सर, समझ गया सर। अब देखिए असमित अगर वितरण, बाय पूछा होता तो भी शून्य ही होता, फिर सॉरी बाय का पूछा होता तो उस केस में शून्य होता। बाय मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सर जैसे यहाँ पे एक्स का पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ, तो अगर यहाँ पे बाय का पूछा होता, वाई में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। ये वाई तो यहाँ पे जनसंख्या दी होती है, यहाँ ना ये वाई है, ये यक्स है, संख्या हम यहीं पे बढ़ाते हैं। ये दिखे एनपीसी होने के ना, इसी पे बढ़ाया, यक्स पे बढ़ाया, हमने वाई पे संख्या नहीं बढ़ाते हैं हम। यहाँ तो जाता है भाई कितनी पीक पे बंदा सीखा है, कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं, जिस तरीके से आपकी एक्टिविटी होती है। जैसे आपने मान लीजिए आप 100 तक सीखे हो तो 100 तक जाओगे, आपने फिर बाद में 50 तक सीखा तो आपका डायग्राम पीछे नीचे आ जाता है, गिर जाता है, 50 आ जाता है, फिर आप ऊपर बढ़ जाते हो, इस तरीके से चार्ट के माध्यम से। तो ये वाई है, ये बेसिकली एक प्रकार से परतंत्र चीज़ों को दर्शाता है ना, स्वतंत्र चीज़ों को नहीं। यहाँ घटाव बढ़ाव यक्स पर होता है, इस यक्स पर होता है, इस एनपीसी के यक्स वैल्यू पर होता है, वाई पर नहीं होता है, ठीक है।
किसी असीमित वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का बताइए संबंध। ये भी आपके सामने सवाल, और ये सवाल बताऊं मैं आपको कि एग्जाम में ना कई बार बेसिकली जो है आया भी है ना, याद रखने वाली बात है आप सबके लिए, ठीक है। तो आप बता भी सकते हैं। फिर ऑप्शन 4 बहुलक 3, माध्यिका -2 जो है बेसिकली माध्य है। यहाँ आपने ऑप्शन जो दिया है मुझे सत्य जवाब दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये एक अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये कह लीजिए कि माध्य माध्यिका के बीच ना संबंध परिभाषित करता है। माध्य क्या होता है यहाँ पर, आप ये बात ध्यान रखिएगा। माध्य एक संख्या के समूह में औसत का मान होता है जो माध्य दर्शाता है। जो माध्यिका होती है ये बेसिकली संख्याओं के समूह को एक क्रम में सजाने के बाद बीच की संख्या जो होती है, बीच की मिडिल संख्या, वो माध्यिका दर्शाती है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या दी जाती है जो संख्या के समूह में बार बार आती है, उसे हम लोग बोलते हैं बहुलक। इन संदर्भ में बेसिकली ये सवाल रिप्रेजेंट होता है। तो एग्जाम में बेसिकली मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है आपके पेपर में, लेकिन अगर आ भी गया ना तो वहाँ पे लिखेगा कि माध्यिका 3 है, माध्य 2 है, तो बताइए बहुलक का संबंध क्या होगा। तो आपको ये सवाल पता होना चाहिए। तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माध्यिका 3 दर्शाया है तो 3 कर देंगे, माइनस फिर 2 लिखेंगे, माध्य यहाँ पर मैंने 2 बताया है तो 2 लिखोगे इंटू में। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 कर दोगे, माइनस में 4 4 जा 2 2 जा 4 कर दोगे। तो 9 में से अगर आप 4 निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये जो 5 आया है ये आपका क्या आया, बहुलक। तो मैथमेटिकल सवाल नहीं आता है फिलहाल, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो माध्य माध्यिका बहुलक है इनके बीच संबंध दर्शाने की बात की गई है ना। तो बहुलक का मान बेसिकली निकालने के लिए 3 गुना माध्यिका कर दो और 2 गुना माध्य कर दो, ठीक है। इन्हीं के संबंध में फिर उसको घटाए जाने पर जो मान आएगा वो क्या निकलेगा, बहुलक निकलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिंग आधारित, ठीक है, होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का तात्पर्य है ना। प्लीज इस सवाल का जवाब बताइए, क्या होना चाहिए सत्य जवाब इसका। सर स्लाइड ऑप्शन सेकंड। अच्छा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ बस। सर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आपने ऑप्शन ए का चुनाव किया है, जो कि मैडम गलत जवाब है। सर सेकंड आंसर, सर सेकंड। अच्छा, आप कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन होगा। यदि आपने यहाँ पे लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का तात्पर्य मुझे बता रहे हैं और वो भी आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो सत्य है। महिलाएं घर पर अधिकांश आदत्र श्रम संबंधी कार्य करती हैं, श्रम संबंधी कार्य करती हैं, और ये बात देखिए सत्यता पर आधारित है। श्रम विभाजन से तात्पर्य क्या बन गया कि उन तरीके से बना जिस तरह से प्रत्येक समाज पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के बीच काम को सामाजिक रूप से स्थापित लिंग भूमिका यानी जेंडर भूमिका या प्रत्येक जेंडर के लिए उपयुक्त और मूल्यवान माने जाने वाले काम के अनुसार विभाजित होता है। तो उन परिप्रेक्ष्य में महिलाएं घर पर अधिकांश आदृत श्रम संबंधी कार्य करती हैं और ये बात आपकी सत्य मानी जाती है। आदत्त का मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसे वे जो बेसिकली क्रियाओं को, अगर मैं आपसे बात कहूँ, जिनके संदर्भ में एक्टिविटी को चलाने के, आदत एक्टिविटी को चलाने में, मतलब किसी वस्तु दिए जाने पर भी लेने वाले को उसके रखने के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में या उनके संबंध में एक्टिविटीज़ या कार्य को, उन संदर्भ में आप आदत्त कहते हैं। आदत्त एक अनपेड शब्द है। पेड का मतलब आप सबको पता होगा और अनपेड का मतलब आप सब जानते होंगे। वो अनपेड का शुद्ध हिंदी यस सर। आदत्त शब्द दर्शाता है, अवैतनिक शब्द दर्शाता है, बकाया शब्द दर्शाता है, शेष शब्द दर्शाता है, अवशिष्ट दर्शाता है। तो यहाँ जो लिया गया है वो अवैतनिक शब्द से लिया गया है। महिलाएं घर पर अधिकांश अवैतनिक मतलब बिना वेतन के श्रम संबंधी कार्य करती हैं। क्या इस बात से संबंध सर
सर सर इसमें लिखा हुआ है महिलाएं घर पर अधिकांश का मतलब है सर कुछ ना कुछ मतलब या तो 80% या 90%, लेकिन सर 10% महिलाएं ऐसी हैं जो वैतनिक आधार पर घर पे काम कर रही हैं। हाँ, जैसे आपने यहाँ पे बात सही किया, आज के आधुनिक समय को देखते हुए, है ना, ये बात सत्य है। पुरुष और महिलाओं के बीच, पहले ऑप्शन को देखते हैं, पुरुष और महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का विभाजन समान है, गलत है। क्या बताइए, आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, मेल बताइए, जो फीमेल का मदद करते हो, प्लीज। है कोई? नहीं होगा, अधिकांश कार्यों में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन की गलत नहीं है सर। बिल्कुल। श्रमिक बल में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि हो रही है। देखो, श्रमिक, अगर मैं बात करूं, बल में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि हो रही है। देखो, एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, 2022 और 23 की बात, अभी लास्ट ईयर की बात, देश में बताया गया कि महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है वो 37% हो गई है ना। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर इतनी हो गई है, ठीक है। अगर आप बताइए 37 बल, अब पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात जब करने लगते हैं, है ना, पुरुषों के संबंध में, तो वहाँ कार्य का संचालन के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो वो पीछे है ना। तो पुरुष बेसिकली जहाँ पे पहले उनको प्राथमिकता मिल जाती है। ये तो अब आज के समय में अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि बेसिकली महिलाओं को लेकर वैकेंसी वगैरह निकाला गया, अब उसमें भी बेसिकली उनकी फीस वगैरह नहीं ली जाती है, ये बात सत्य है। ये मतलब बढ़ावा है एक प्रकार से महिलाओं के प्रवेश में, आप ऐसा कह लीजिए कि वृद्धि हो रही है ना, ये एक प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो ये श्रमिक बल में महिलाओं के प्रवेश में, तो ये घरेलू विभाजन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट अगर है तो श्रम बल का पार्ट है ना, श्रमिकों का पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा हट के है। बट याद रखिएगा कि 2022-23 के अकॉर्डिंग 37% कहा गया है कि वृद्धि हुई है, और ये हाल का डेटा है ना, अभी हाल का डेटा है ये, है ना, वृद्धि हुई है। अब वही कि बेरोजगारी दर बेसिकली मापना है या बेसिकली महिलाओं को स्वतंत्र करना, सशक्त करना, तो उन परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 तो क्वेश्चन के आधार पर है ही नहीं। श्रमिक बल दोनों लिंगों के व्यक्तियों के समान संख्या को दर्शाता है, तो मैं आपसे कहूँगा ये भी दर्शाएगा नहीं आपका, है ना। लेकिन श्रम के घरेलू विभाजन का पार्ट था, तो अधिकांश आदत श्रम संबंधी कार्य की आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में और कोई पॉजिटिव ऑप्शन है ही नहीं जो बी के अलावा हम कोई और ऑप्शन को सोच सकें, है ना। अधिकांश में अगर मैं बात करता हूँ तो आप जैसे आपने शब्द रिलेट करा कि अधिकांश शब्द, है ना, कि मतलब कुछ तो होंगे, है ना, कुछ तो होंगे जो पेड वाली होंगे। मान लीजिए 20% भाई काम करेंगे, भाई घर का नौकर बना कर रखे हो, शादी करके ले आए हो, तो हमें कुछ चार्ज करो भाई, 500 रुपया दिन का या 1000 रुपया दिन का, ऐसे आप लोग बोलते हो? कोई बोलता है? बताइए। नहीं। अरे महिलाओं से पूछ रहा हूँ, पुरुषों से नहीं, है ना। बताओ भाई। नहीं, चलो अच्छी बात है, फिर तो बड़ी अच्छे सकारात्मक सोच वाले आप लोग हो। तो फिर तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। फिर तो भारत में अपराधी परिवीक्षा एक अधिनियम है, मैं पढ़ा, अच्छा भी ये पुराने वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा। 1958 सर। यानी आप लोग जानते हो कि भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 वर्ष में पारित हुआ, और इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं। जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है? बता सकते हैं आप? ओके, मैं बताता हूँ। अभियुक्त को उचित चेतावनी के बाद रिहा करना, यदि उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित नहीं होने वाले किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया है, तो उन संदर्भ में, उस परिप्रेक्ष्य में उसे चेतावनी के बाद रिहा करने की बात की जाती है परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत। सर इसको पैरोल भी बोलते हैं क्या? हाँ, आप बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे धारा नंबर 5, यहाँ पर इस अधिनियम में धारा नंबर 5, रिहा किए जाने वाले अपराधियों के लिए मुआवजा और लागत का भुगतान करने की मांग करने की न्यायालय की शक्ति है। जैसे किसी बच्चे ने कहा पैरोल, है ना,
तो ये धारा नंबर जो 5 है ये पैरोल के संबंध में रिलेट कराता है, लेकिन वो वहां रिलेट कराएगा जहां भूमिकाएं न्यायालय की बनेगी। यस यहाँ सर। किए गए अपराधियों से मुआवजा और लागत की भुगतान करने की जो मांग अगर आप करेंगे तो किससे करेंगे? मंडल से तो कर नहीं सकते, क्योंकि मंडल किससे है? सॉरी, मंडल किससे है? मंडल पैरोल से है। मंडल पैरोल से है। परिवीक्षा होगा, पैरोल नहीं होगा, प्रोबेशन होगा। क्या होगा? प्रोबेशन होगा। क्या होगा? प्रोबेशन होगा, पैरोल नहीं होगा। हाँ, पैरोल नहीं होगा। पैरोल तो बेसिकली वो रिलेट कराता है ना आपका मंडल, पुलिस वगैरह, है ना, वो सब रिलेट कराते हैं यहाँ पर। और प्रोबेशन जो है परीक्षण होता है एक प्रकार की, है ना। प्रोबेशन शब्द का इस्तेमाल उन अपराधियों के लिए किया जाता है जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन जिनकी जेल की सजा निलंबित है ना, वो है प्रोबेशन। और प्रोबेशन पैरोल के समान ही है, सिवाय इसके प्रोबेशनर्स ने अपनी निलंबित जो सजा है उस सजा के दौरान जेल की सजा नहीं काटी है, और सजा सुनाने वाले जज का प्रोबेशनर पर अधिकार क्षेत्र बना रहता है। लेकिन सर थोड़ा सा इसको निलंबन को थोड़ा सा बता दीजिए। निलंबन का मतलब एक प्रकार से परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों को मालूम होगा, जो अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में टाला गया हो, जो रोका गया हो, जो हटाया गया हो, ओके सर, है ना, उसे निलंबन का पार्ट हम लोग बोलते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला ही था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा कि मूल अधिकारों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता अंत को शामिल किया गया है ना। जैसा कि आप सबको पता भी होना चाहिए, ये सवाल तो बहुत आसान है। ऑप्शन थर्ड। हाँ, ऑप्शन थर्ड बता रहे हैं आप लोग, बताइए। अस्पृश्यता का अंत किया गया है तो 17 अनुच्छेद किस में आता है? सर समानता का अधिकार। हाँ, मतलब हाँ सर, समानता का अधिकार। जब हम बात करते हैं समानता के अधिकार पर, तो मूल अधिकार के अंतर्गत ये जो 6 आप देखते हैं मूल अधिकार, तो उन संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में आपको देखने को मिलता है एक अनुच्छेद, वो मिलता 17, और वहाँ उसी 17 अनुच्छेद के ही अंतर्गत कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो आपके सामने 18 आता है वो शैक्षणिक उपाधियों के छोड़कर या सैन्य उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन करना 18 कहता है। 18 पेपर में नहीं आता है, ज़्यादा यही आता है 17। एक 15 बहुत आता है इसमें। लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाए। हाँ, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उन दृष्टिकोण में इन शब्दों को जो है प्रस्तुत किया गया है, और ये बात सत्य भी है ना। ये बात आप सबके लिए सत्य भी है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो प्रस्तुत किए गए उसके अंतर्गत पूछे लिया अस्पृश्यता का जो बारे में, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार एक आता है, वहाँ आपको मिल जाता है 19 से लेकर 22 तक। समानता में 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद आपका आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, 23-24। वहाँ आपको 23-24 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता मिल जाती है आप लोगों को देखने को, 25 से लेकर 28 तक। और फिर उसके बाद आपको मिल जाती है संस्कृति और शिक्षा से संबंध में, जो रिप्रेजेंट करती है 29-30 को। और फिर एक आपको यहाँ पे मिल जाता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। सॉरी आपको आर्टिकल 32। हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यस, जो अनुच्छेद 32 रिलेट करा देता है। संवैधानिक आर्टिकल 32। बस ये बात ध्यान रखिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी निष्पत्ति मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है? सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9।
बताइए एक बार क्या इसका होना चाहिए करेक्ट जवाब। सर ऑप्शन फर्स्ट लग रहा है सर। ऑप्शन फर्स्ट। हाँ सर, फर्स्ट वाला ही लग रहा है। यस सर। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये बनाया गया है कि निष्पत्ति मूल्यांकन की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है ना? मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य के निष्पादन को मूल्यांकित किया जाता है। आशा है कि आप जानते हैं इस बात को। मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 9 पर ही विचार विमर्श कर रहा हूँ। तो अच्छा, यहाँ एक बात जानना ये जरूरी है कि निष्पादित मूल्यांकन होता क्या है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि निष्पादन मूल्यांकन किसी कर्मचारी के निष्पादन का पूर्व स्थापित मानदंड के आधार पर व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करना है ताकि उसके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके, है ना? उसकी शक्तियों और कमजोरियों पर पहचान की जा सके या आप उस पर निर्देश दे सकें और उसके विकास का समर्थन दिया जा सके। इन परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर निष्पत्ति मूल्यांकन का मुख्य प्रक्रिया बी ऑप्शन सिद्ध है, जिसके द्वारा कर्मचारी के कार्य का निष्पादन हो रहा है। प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है, निष्पत्ति मूल्यांकन क्या है, ये इसी शब्द को दर्शाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम से जाना जाता है इसे। प्रदर्शन मूल्यांकन किसी कर्मचारी के प्रदर्शन और संगठन में उसके योगदान का मूल्यांकन करता है या उनके आगामी वित्त मूल्यांकन, पदोन्नति, पुरस्कार संबंधित सुधार योजनाओं को निर्धारित करता है। यही शब्द इसके अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? प्लीज बताइए। बताइए एक बार, अगर ना क्लियर है तो पूछिए, फिर बताता हूँ। हाँ सर बता दीजिए। फिर से तो सुनिए। यस सर, रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल रिपीट करता हूँ। देखिए, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है एक प्रकार का। मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस मूल्यांकन हम करते हैं कर्मचारी के प्रदर्शन पर, जो कर्मचारी काम कर रहा है संगठन में, है ना? और किसी कर्मचारी के प्रदर्शन और संगठन में या संस्था में उनके योगदान का मूल्यांकन, मतलब कितना योगदान वो कर रहे हैं उस संस्था में, उस संगठन में कितना योगदान कर रहे हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अब इसी प्रदर्शन मूल्यांकन का बेसिकली समीक्षा और उस प्रदर्शन मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं का संचालन होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रीजल बेसिकली मानव संसाधन नियोजन का पार्ट बनता है, भर्ती और चयन का पार्ट बनता है, प्रशिक्षण और विकास का पार्ट बनता है, कैरियर विकास का पथ बनता है, आंतरिक कर्मचारी संबंध का पार्ट बनता है। तो उन्हीं संबंधों में ये बात सत्य है, सही तरीके से निर्देशित करते हुए यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास भी किया गया है कि सेवार्थी का या कर्मचारी का, जो संगठन में कर्मचारी है, उसका आकलन, निर्देश और विकास, इनका मूल्यांकन होता है, अनुभवों का मूल्यांकन होता है ना? अनुभवों का ये मूल्यांकन वगैरह होता है। ये बीएड का बेसिकली क्वेश्चन का पार्ट बनता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि निष्पादन मूल्यांकन आपके सिलेबस के भी पार्ट के अंतर्गत आता है ना? आपके सिलेबस के अंतर्गत भी आता है, ताकि प्रदर्शन का आकलन किया जा सके, मतलब परफॉर्मेंस का आकलन करना है, प्रदर्शन का शक्ति और कमजोरियों को पहचानना भी होगा, जो परफॉर्मेंस में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये आइडेंटिफाई करनी होगी, और उसी के आधार पे आप उन्हें निर्देश देंगे, डायरेक्शन देंगे, और उनके विकास का आप समर्थन करेंगे। भाई अगर मान लीजिए
सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में है तो जाहिर सी बात है आप उस पर बढ़ावा देंगे विकास पर। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों को या कार्यों का समूहन डैश भी कहलाता है। जॉब क्लासिफिकेशन ऑप्शन ए कार्य वर्गीकरण। ऑप्शन ए कह रहे हो आप। देखिए ओके, किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों का समूहन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया शब्द है। इस शब्द की इंग्लिश एक बार देखेंगे तो और आपको स्पष्टीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये सवाल जो है, सवाल एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन पर बात किया है और ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप पर, जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना। तो आपको जैसे जॉब एनालिसिस, या अगर मैं आपसे बात करता हूँ जॉब डिज़ाइनिंग, ये जानते हैं ये बेसिकली नौकरी या जॉब के संबंध में या जॉब एनालिसिस, जॉब विश्लेषण के प्रक्रिया में 5 स्टेप आते हैं। कौन से कितने स्टेप आते हैं? 5 स्टेप आते हैं, है ना। 5 स्टेप कौन कौन से हैं, किसी को मालूम है क्या? प्लीज 5 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप प्लानिंग और प्लानिंग द जॉब एनालिसिस, अभी बताता हूँ। प्रिपेयर एंड जो है इंट्रोडक्शन, यानी देखो प्लानिंग का मतलब होता है किसी कार्य के लेकर अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए योजना बनाना है। दूसरा प्रिपेयरिंग या तैयार, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, द जॉब एनालिसिस यानी आपको क्या करना होगा, प्लान करना होगा, इंट्रोडक्शन परिचय वगैरह देना होगा उस कार्य के संबंध में जॉब के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तीसरा कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस, यानी गेदर आपको डेटा एनालिसिस को क्या करना होगा, डेटा का एनालिसिस कराना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा। ये कंडक्ट कराता है एक प्रकार से, कंडक्ट द जॉब एनालिसिस। डेवलपिंग जॉब एनालिसिस आपका चौथा, और मेंटेन एंड अपडेटिंग जॉब एनालिसिस। ये 5 स्टेज बनते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के संबंध में। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को उसके बाद विश्लेषण करना, फिर डेटा के आधार पे डेवलपिंग ड्राफ्ट बनाना या आइडेंटिफिकेशन करना है, या तो डिस्क्रिप्शन के आधार पे विवरण को उसको देना। डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट होता है वो आपका चौथी स्टेज को रिलेट कराता है, ये वाला पार्ट। डिज़ाइन भी इसी में इन्वॉल्व हो जाता है बेसिकली। अपडेट करना, बाय द वे मान लीजिए किसी चीज़ों में अपडेट करना है, यानी मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, उन चीज़ों को दर्शाता है लास्ट वाला स्टेज। फिलहाल अगर मैं आपसे इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ 10 में, कि ग्रुपिंग पार्ट हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है, तो उसके लिए जॉब क्लासिफिकेशन होगा। कैसे होगा सुनिएगा बड़ा ध्यान से। मेरे कहने का आशय आप लोगों से ये है कि इसके अंतर्गत, ठीक है, जॉब एनालिसिस के अंतर्गत आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी संगठन में किसी कार्यों का संचालन करेंगे तो समूहीकृत करने की प्रक्रिया को, समूहीकृत मतलब ग्रुपिंग करने की प्रक्रिया को कार्य का वर्गीकरण कहा जाता है, या जॉब वर्गीकरण कहा जाता है, या जॉब क्लासिफिकेशन कहा जाता है। पहली बात, जॉब का वर्गीकरण उस ज्ञान, कौशल, क्षमता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को काम करने के लिए तैयार करना या आवश्यकता के रूप में दर्शाना, इन परिप्रेक्ष्य में दर्शाया जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर आप हिंदी देखेंगे तो किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों का समूहन करना एक प्रकार का कार्य है,
एक प्रकार का कार्य, युवाओं के लिए कार्य जो दर्शाया गया है जागरूकता केवल। तो ये बताइए जो जागरूकता शब्द यहाँ पे दर्शाया आपने युवाओं के लिए, तो सारे युवा हैं, तो इसका मतलब आपने क्या किया, वर्गीकरण किया है। आपने महिलाओं के लिए अलग से ग्रुप बनाया, महिला के लिए, है ना, किसके लिए, महिला के लिए, उनके लिए आपने जागरूकता का पाठ अलग से दिया। वृद्ध व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, प्रौढ़ों के लिए, उन संबंध में इसको कहा एक प्रकार के कार्यों का, तो उसे कार्य वर्गीकरण कहेंगे। किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत पहली बार डैश द्वारा बताया गया था। मर्टन। बिल्कुल, रॉबर्ट मर्टन अमेरिका के समाजशास्त्री थे। किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत पहली बार मर्टन द्वारा ही बताया गया था। DSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज ही मैंने DSSB के ग्रुप में 2 PDF भेजा है, आप जाके देखिएगा, उनमें ज़रूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, है ना, पूरी डिटेलिंग की मर्टन की। एक आपको अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12, किसी कामना अथवा इच्छा की अभिव्यक्ति को प्रकटन से अवरुद्ध किया जाता है या अवरुद्ध किया जाना कहलाता है। अस्वीकृति, निग्रह, प्रक्षेपण, पश्चगमन। क्वेश्चन नंबर प्रक्षेपण। अब इसकी इंग्लिश देखेंगे आप लोग, है ना, तो आपको और आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12th नंबर का, कि ब्लॉकिंग अ विश और डिजायर फ्रॉम एक्सप्रेस इज टर्म एज, रिलेट आपका कराने वाला है यहाँ पे रिप्रेशन शब्द। क्या कहलाता है, रिप्रेशन, मतलब किसी कामना अथवा इच्छा की अभिव्यक्ति को प्रकटन के अवरुद्ध किया जाना निग्रह कहलाता है, रिप्रेश कहलाता है ना। क्या कहलाता है बताइए, यहाँ पे निग्रह कहलाता है। सही जवाब आपका माना जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। निग्रह का मतलब जानते हैं, रिप्रेशन का मतलब जानते हैं? नहीं सर। मतलब रोकना, दमन करना। दमन तो जानते ही होंगे, रोक तो जानते ही होंगे, अवरोध तो जानते ही होंगे। यस सर। तो किसी कामना अथवा इच्छा की अभिव्यक्ति हो रही है, अब उसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रकटन में अवरुद्ध किया जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, रोक रहे हो आप, अवरोध उत्पन्न कर रहे हो, दमन रिप्रेजेंट कर रहे हो, निग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे समझ लो कि पर्यायवाची शब्द मिल गया आपको। क्या शब्द मिल गया, निग्रह का पर्यायवाची शब्द मिला। वही बात है ना, बात तो ऑप्शन क्वेश्चन में वही बात ऑप्शन में भी है, अवरुद्ध, अवरोध, बात सत्य है ना प्लीज। यस यस। इस संदर्भ में इसको बोला जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोगों के सामने अगर आप देखिए प्रक्षेपण, डिनाइल, ये शब्द जो है परीक्षा में पूछे भी जाते हैं हम लोगों से, है ना, कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं डिनाइल एक शब्द रिप्रेजेंट होता है। आप वांछना भी कह सकते हो, खंडन कह सकते हो, प्रतिवाद कह सकते हो, और एक नाम और आता है अस्वीकृति। आप अस्वीकृति को भी दर्शा सकते हो। नकारना मतलब किसी के अधिकार आदि को नकारना या अस्वीकार करना, है ना, अधिकारों को जब आप मानते ही नहीं, स्वीकार करते ही नहीं, तो उन परिपेक्ष में दर्शाया जाता है। प्रक्षेपण एक शब्द होता है, प्रोजेक्शन कहा जाता है इसे। वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य की बातें का अनुमान लगा देना, है ना, वर्तमान की स्थिति के आधार पर आप भविष्य का अनुमान लगाते हो, तो वो प्रक्षेपण कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना आप प्लीज? यस सर। और एक आता है आपका पश्चगमन। पश्चगमन मतलब रिग्रेशन शब्द आता है, पश्चगमन को रिग्रेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे इनके संदर्भ में बात करता हूँ, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को पश्चगमन शब्द जो है रिलेट, मैंने एक बार सवाल आया था पहले भी, मैंने उसके संबंध में आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाया है ना, पश्चगमन जैसे शब्दों को। क्या बता सकते हैं पश्चगमन किस शब्द को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे? सर पाश्चात्य को तो नहीं करता है, पाश्चात्य। पाश्चात्य, देखो आपने नाम सुना होगा एक
गमन शब्द। उम्मीद है कि आप प्रतिगमन शब्द आपने सुना होगा। तो हाँ सर। प्रतिगमन जो विश्लेषण होता है ना, सांख्यिकी मॉडलिंग में या मॉडल में एक आश्रित वेरिएबल है ये प्रतिगमन, जिसे अक्सर परिणाम या प्रतिक्रिया चर के रूप में जानी जाती है या कहा जाता है ना। तो उन परिप्रेक्ष्य में प्रतिगमन जैसा शब्द जो है प्रस्तुत होता है, और प्रतिगमन का सिंपल अर्थ बनता है वापस जाना, किसी एक्टिविटी या किसी कार्य में वापस जाना। अगर मैं इसी प्रतिगमन की बात करूं ना, तो फ्राइड के द्वारा एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 3 साल का है। 5 साल का बच्चा 3 साल की एक्टिविटी को जब देखता है ना, तो 3 साल की जो बच्चा है उसकी एक्टिविटी को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। उसे हम क्या बोल देंगे फिर, प्रतिगमन के पार्ट में आना, है ना। ऐसे शब्द जो है यहाँ पे रिलेट होते हैं पश्चगमन शब्द। एक और सवाल यहाँ देखिए कि श्रमिक बाजार में श्रमिकों का लैंगिक विभाजन पुनः प्रकट हो रहा है, इसका मतलब क्या है या अभिप्राय क्या बनता है। महिलाएं उन्हीं कार्यों को कर रही हैं जिन्हें वे घर पर करने के लिए आती हैं। बात तो वही है। क्या ये बात सही है, श्रमिक बाजारों में लैंगिक विभाजन में पुनः प्रकट हो रहा है, ये बात अभी भी वही है। यस, सही बात है भाई, गलत थोड़ी नहीं लिखा हुआ। बताइए, मतलब बताना है ना हमें इसके कि श्रमिक बाजार में श्रमिकों का लैंगिक विभाजन पुनः प्रकट कर हो रहा है। तो बताइए, महिलाएं उन्हीं कार्यों को कर रही हैं जिन्हें वे घर पर करने का आती हैं। वे कार्य निम्न हैसियत के हैं, म्यूट रहिए प्लीज, एक बार म्यूट रहिए, और उनके लिए कम भुगतान किया जाता है। और पैतृक संबंध जो है ये एक प्रकार से अनुच्छेद है। जानते हैं अनुच्छेद का मतलब, आपने नाम सुना होगा मेरे से, मैंने कई बार आप लोगों के लिए एक शब्द रिलेट कराता हूँ, अनुश्रवण जैसे शब्द आपने सुना होगा मेरे से। उन्हीं संदर्भों में एक शब्द आता है अनुच्छूड़। अनुच्छूड़ बेसिक अछूड़ जो शब्द रिलेट होता है वो छीड़ ना होने वाला होता है, सदैव बना रहना, सदैव बना रहना या अस्थाई रहना, है ना। तो पैतृक संबंध क्या है, अस्थाई रहते हैं। रीज़न यही है कि कम भुगतान है, हैसियत के मतलब वे कार्य निम्न है और उनके लिए कम भुगतान है। रीज़न बता दिया आगे भी कि पैतृक संबंध जो है बेसिकली अस्थाई है, इस वजह से ऐसा है। तो लैंगिक विभाजन में पुनः प्रकट हो रहा है ये भी कार्य, तो ये भी बात सत्य है। बताइए सत्य है कि नहीं है, बोलिए भाई। किसी विशेष बात में कमी या दोष का ना होना, किसी विशेष बात है ना, इनके परिप्रेक्ष्य में अर्थ लगाया जाता है। और एक होता है या अंतरण परिवार आधारित पितृसत्ता से उद्योग आधारित पितृसत्ता की ओर जा रहा है। पितृसत्ता से, देखो परिवार पहले पितृसत्ता था, अब ये जा रहा उद्योग आधारित पितृसत्ता पर, है ना। ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो ये तीनों का तो मतलब यहाँ जो अर्थ बताया गया है तीनों सत्य हैं। मैं आपसे कहूँगा कि थर्ड वाले ऑप्शन को आपको लगाना चाहिए था और थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जाता यहाँ पे। आत्मसम्मान डैश सर ये वर्तमान काल में थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा क्या? थर्ड यह अंतरण परिवार आधारित पितृसत्ता से उद्योग आधारित पितृसत्ता, औद्योगिक के परिप्रेक्ष्य का सत्य है और ये बात सही है, गलत थोड़ी ना है। बताइए, अगर परिवार आधारित वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान में भी देखोगे तो उद्योग तो औद्योगिक वाला पार्ट नहीं क्या, आज भी तो औद्योगिक वाला पार्ट, औद्योगिक थोड़ी खत्म हो गया है। औद्योगिक शब्द आप लोगों के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ वो समाप्त थोड़ी ना हो गया। वर्तमान दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा निजीकरण। कौन कौन शब्द थे, एक बता सकते हो आप लोग? हाँ सर, निजीकरण, पूंजीवाद। नहीं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, है ना।
आपने सुना होगा, उदारीकरण, यस सर। उदारीकरण और निजीकरण, है ना, ये शब्द सुना होगा। इनमें मुद्दा आता है ना। तो आधुनिकता सर, का 19 परिणाम बेसिकली क्या है? के दौरान आए थे। हाँ, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो समृद्ध होती हैं। अधिक एकीकरण, लचीलापन, अन्योन्याश्रितता के परिणाम के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे उद्योग आधारित पितृसत्ता की ओर बताया है, उन्हीं के बेस के आधार पर। ठीक है, तो देखिए ये बात सत्य है, असत्य नहीं है। जो या अंतरण परिवार आधारित पितृसत्ता है, ये उद्योग आधारित पितृसत्ता की ओर बढ़ रहा है। ये बात सत्यता की तरफ आपकी जाएगी, है ना, सही है। आत्मसम्मान डैश है, बता दीजिए। एक 14 क्वेश्चन। विशेष गुण सर, विशेष गुण। आत्म सम्मान देखिए किसी सिद्धांत मानव व्यक्तित्व के अध्ययन का एक तरीका होता है, और यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्तियों के शील गुण काफ़ी लंबी अवधि में भी बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहता है। तो ये आत्मसम्मान मैंने इसलिए बताया कि मानव व्यक्तित्व के अध्ययन के तरीके में विशेष सिद्धांत के अंतर्गत कि व्यक्तियों के शील गुण काफ़ी लंबी अवधि में भी बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं। तो उन आधार पे ये शील गुण जो शब्द है वो दर्शाता है विशेष गुण को, वो दर्शाता है विशेष गुण को। तो आत्मसम्मान क्या है? एक विशेष गुण है, व्यक्तित्व नहीं है, नहीं अनुष्ठान है, नहीं मानदंड है। तो सवाल इजी है, फैक्ट है टोटली। आत्मसम्मान क्या है? तो विशेष गुण है, ये क्वालिटी है एक प्रकार का। पहली बार भूदान कहाँ से चलाया गया था? सर पोचमपल्ली। पोचमपल्ली से। कब चलाया गया था? सर कर्नाटक में, कर्नाटक में सर ये, और सर एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। भूदान आंदोलन कब चलाया गया था ये आप सबको मैं बता दूं। 1958 के आसपास। नहीं, 18 अप्रैल 1951। ठीक है, विनोबा भावे जी का जमीन को पहला दान मिला था। उन्हें यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित एक पोचमपल्ली गांव है, उनमें दान में मिली थी, है ना, तेलंगाना क्षेत्र में स्थित जो पोचमपल्ली है वहाँ पर मिली थी। इसलिए आप सभी लोग कह सकते हो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो पोचमपल्ली से। सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका सेकंड सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है, कल आप लोगों का जो है अपने निर्धारित समय पे आप सबकी क्लास है, ठीक है, आप सबको मिल जाएगी। क्लियर रहेगा? प्लीज़ एक बार बताइए। ठीक है सर वीडियो भेज दीजिएगा सर। हाँ, ये वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है।